दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में। और यहाँ पे ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिए और फिर अपने एग्जाम में एग्जाम को देने जाइएगा, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। बेसिकली देखिए यहाँ पे हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से कुछ आपको बेसिकली इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम अभी आपको नीचे आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करवा के तब आपको भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अभी समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस देखना होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं, आप जाके उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख ही लीजिएगा, ठीक है। तो अभी पहले चलिए हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझना होगा, तब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, नहीं तो रटना हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स कभी भी रटा नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ पे समझो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या होती है। आइए इसमें हम पढ़ते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध है उसका आवंटन किस प्रकार से करते हैं, चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और कैसे उसे बाजार में उपलब्ध करवाते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अभी यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है हम लोग का समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, अंग्रेजी का शब्द जो है मैक्रो ग्रीक भाषा का जो है ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ विशाल अथवा व्यापक होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए इसका बृहद अर्थशास्त्र भी नाम है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि बाजार में जो उद्योग धंधे कार्यरत हैं, जो चल रहे हैं, उन उद्योग धंधे के लिए देश की जीडीपी में क्या ग्रोथ आई, रोजगार कैसी है, महंगाई बढ़ तो नहीं रही है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल मांग, सीमांत कीमत स्तर इत्यादि। ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। वही अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर वही पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत खर्च ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुल पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, टोटल सभी लोगों का मिलाकर। यहाँ पे देखिए उसके बाद प्रोफेसर बोल्डिंग यहाँ पे कुछ व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा दी है, आप वीडियो को रोक के चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है अंग्रेजी का शब्द माइक्रो ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या चीज, इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, यानी यहाँ पे व्यापक हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉड यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर ऑप्शन और क्या हो जाएगी, सेकंड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, इस सब का हम लोग अध्ययन करते हैं ना कि मतलब बेसिकली नेशनल इनकम क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है, जनरल प्राइस लेवल क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन करते हैं। वही अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र रहता है तो उसमें व्यक्तिगत जो संबंधित अर्थव्यवस्था संबंधित जो नीतियां रहेगी उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन करते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे इंटायर इकोनॉमी का जो है बेसिकली स्टडी करते हैं। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र जो आर्थिक चर, समष्टि आर्थिक चर, समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री का महत्वपूर्ण भाग है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसिकली ये सारे कुछ विशेषताएं हैं समष्टि अर्थशास्त्र का यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आगे यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है, यानी विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगी, तीसरा का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा विषय का अध्ययन जो है सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए आय एवं रोजगार का सिद्धांत हम लोग पढ़ते ही हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए सामान्य कीमत स्तर, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल। उसके बाद इन्फ्लेशन थ्योरी पढ़ते ही है, साथ ही साथ व्यापार चक्रों का सिद्धांत भी हम लोग पढ़ते हैं, यानी
थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है व्यापक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, यानी विच वन इज द यूनिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 4 का यहाँ पे आंसर हो जाएगी क्या चीज, देखिए सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ये सब हम लोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये सब हम लोग करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्यापक अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, यानी विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन और क्या चीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास यहाँ पे करता है, उसके बाद जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अवहेलना यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सामूहिक अर्थशास्त्री जो हमारे कलेक्टिव इकोनॉमिक जो है पैराडॉक्स होता है, वो हमेशा विरोधाभास क्यों होता है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि देखिए हम लोग जब अगर एक व्यक्ति का छोड़ के बल्कि हम लोग सामूहिक रूप से करेंगे कि सब लोग कितना खर्च करते हैं, सब लोग कितना बेसिकली आय कमाते हैं, तो एक एवरेज निकालेंगे, तो वो हमेशा सही नहीं हो पाएगा, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत इकाई का अवहेलना हम लोग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ का दिक्कत है। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली सीमाएं जो है, लिमिटेशंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये यहाँ पे ये दोनों है। तो ऑप्शन और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, यानी द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन और ए यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, यानी द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, यानी समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है क्या चीज का। तो 7 का आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था के रोजगार के अवसर का, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी। 7 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोला गया क्या चीज, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 8 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन और यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे है रोजगार सिद्धांत का संबंध है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से। रोजगार जब भी आप सब देखोगे, एम्प्लॉयमेंट सिंपल से आप समझ जाना मैक्रो इकोनॉमिक्स से, वो आ गया समष्टि अर्थशास्त्र यानी बड़ा जो है अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ और 1-2 टॉपिक देख लीजिए। स्टॉक और प्रवाह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल आएगा कि स्टॉक क्या होती है या प्रवाह क्या होते हैं, या फिर पूछ देगा कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, ये आप लिख के ले लो, ऐसा कुछ सवाल आपके एग्जाम में रहने वाली है। यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा सा, स्टॉक का संबंध ऐसे समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम या किसी एक निश्चित समय से होता है, जबकि प्रवाह की मात्रा या जो है जो एक समयावधि में मापी जाती है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया गया कि एग्जैक्टली 3 बजे, और यहाँ पे बता दिया गया कि लगभग आज किसी भी समय। तो यहाँ पे ये हो गया क्या चीज़, हमारे पास यहाँ पे प्रवाह हो गया, और ये हमारे पास जो पॉइंट बता दिया गया, तो ये हमारे पास स्टॉक हो गया। तो ये हो जाती है स्टॉक का जो है समय काल, टाइम डायमेंशन नहीं होता, जबकि प्रवाह का जो है समय काल होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक है, उसके पास जो संपत्ति रहेगा, क्योंकि यह एक निश्चित समय पर व्यक्ति के पास भंडार को बताती है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास स्टॉक हो जाएगी। और जबकि व्यक्ति की आय एक प्रवाह है, जिसका संबंध एक समय काल से है कि एक माह में इतना रुपया कमाया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारे पास प्रवाह हो गया कि ये समय काल का बता रहा है कि 1 महीना में इतना पैसा कमाया, 1 महीना में, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक और प्रवाह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे संपत्ति, 2 स्थानों के बीच की दूरी, एक टैंक में जल, उसके बाद मुद्रा की मात्रा, पूंजी, उसके बाद एक देश में मुद्रा की पूर्ति, श्रम बल, उसके बाद बैंक जमाए, देश की जो है जनसंख्या, गोदाम में संग्रहित गेहूँ, ये सब क्या हो गए, ये सब स्टॉक हो गए, एक पॉइंट एक टाइम पे अवेलेबल है ये। और यहाँ पे क्या है, आय, कुछ बता सकते हैं कि आय एक्चुअली में कितना रहता है, तो ये कंप्लीटली नहीं बता पाएंगे।
चलती गाड़ी की गति मतलब हमेशा बदलते रहता, नदी का जल, उसके बाद मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, देश में मुद्रा के परिवर्तन, उसके बाद यहाँ पे है पूंजी पर ब्याज, टंकी में पानी का रिसाव, गेहूं की बिक्री, उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो ये सब हमेशा एक समय काल में नापा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली स्टॉक और प्रवाह क्या होती है ये आपको समझ में आ गया, अंतर भी आप देख लिए। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, यानी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज। तो यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, पूंजी निर्माण, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, अगला हमारे पास यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे क्या चीज था, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है क्या चीज, मतलब इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, ऑफ कैपिटल इज नॉन एज। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे पूंजी निर्माण हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मुलेशन। आगे यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टॉक। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, यानी ये जो संपत्ति है ये क्या है, ये स्टॉक है। अगला यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन है, इसमें है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, यानी समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो 12 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, क्या चीज, ऑल ऑफ द अबव। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अध्ययन करते हैं, फुल रोजगार हम लोग करते हैं, मतलब पूर्ण रोजगार करते हैं, समग्र कीमत स्तर यानी एग्रीगेट प्राइस लेवल हम लोग करते हैं, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो हम लोग यहाँ पे ये सब का अध्ययन करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी निश्चित रूप से हो ही जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगी क्या चीज, देखिए राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पाद का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, स्टार मार्क्स क्वेश्चन में लगा लीजिए। आगे यहाँ पे देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो देखिए इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, समग्र का, और यहाँ पे क्या है व्यक्तिगत इकाइयों और समग्र दोनों का। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, इसमें है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, स्टॉक के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो यहाँ पे ये है विच वन इज द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगी क्या चीज, देखिए यहाँ पे मुद्रा का परिमाप यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, उसके बाद वेल्थ, उसके बाद जो है क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस। तो यहाँ पे ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है स्टॉक ही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला यहाँ पे देखिए, अगला हमारे पास यहाँ पे है प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो 16 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। तो यहाँ पे 16 का आंसर क्या होगी, देखिए यहाँ पे उपभोग जो है यानी कंजम्पशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है निवेश, उसके बाद आय है इनकम, ये सब यहाँ पे है। तो आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन ऑल दी फ्लोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन ऑल दी फ्लोइंग एक्सेप्ट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूट उद्योग पर, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है जूट उद्योग पे। बाकी यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड पे हम लोग देते ही हैं, मनी इन्फ्लेशन पे देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पे ही हम लोग देते हैं। तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए ये सेट हम लोग अभी देखे हैं, फिर अभी अगला सेट भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो बस अभी कंटिन्यू रहिए, अच्छे तरीके से देखिए वीडियो को, लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए सभी के साथ। और चलिए अब सेट 2 को हम लोग अच्छे से देखना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे दूसरा सेट भी ओपन कर लिए हैं, अभी इसको प्रॉपरली अच्छे से देखिए। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें है वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आवश्यकताओं का सीमित होना, उसके यानी यहाँ पे लिमिटेड नेट्स होता है, उसके बाद सीमित विनिमय क्षेत्र होती है यानी लिमिटेड एक्सचेंज एरिया होती है, उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज होती है यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली
यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जब अगर हमें हमारे पास एक वस्तु है और उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति को देके और उससे कुछ एक सामान ले लिए, तो ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही एक बेसिकली ऐसा था जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे का जो है सामान ले पाते थे आपस में। तो यहाँ पे बेसिकली यही एक सिस्टम था पहले जब मुद्रा नहीं हुआ करता था, तो बाद में मुद्रा आई तो फिर ये सब सिस्टम हट गया। तो देखिए यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं, यानी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो देखिए एक सबसे पहला एक सरल प्रणाली है, यानी सिंपल सिस्टम है। उसके बाद आपसी सहयोग में वृद्धि होती है, यानी मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक असमानताएं नहीं होती है। तो ये सब चीज कुछ यहाँ पे क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का यहाँ पे लाभ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी सेकंड का। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए हमारे पास तीसरा ना क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई होती है, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 का। देखिए सबसे पहले दोहरे संयोग का अभाव होता है, यानी लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस होता है। मतलब अगर हमारे पास एक वस्तु है और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा वस्तु है, हमारे पास एक वस्तु है दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा वस्तु है, अगर इस व्यक्ति को हमारे वाला वस्तु चाहिए तभी जाके वो अपना वाला वस्तु हमको देगा। ठीक है, तो मतलब दोनों को एक दूसरे की वस्तु की जरूरत होगी तभी जाके ये हो पाएगी। तो एक सबसे बड़ा कठिनाई ये है कि मतलब संयोग मिलना चाहिए। उसके बाद वस्तु विभाजन में कठिनाई, अगर हमारे पास एक गाय है, ठीक है, एक बकरी है, मान लीजिए एक बकरी है और उससे हमें लेना है कुछ कपड़ा लेना है और कुछ लेना है चावल। ठीक है, कुछ लेना है चावल। तो अब हम कपड़ा वाले दुकान के पास पहुंचे तो वहां पे क्या करेंगे, बकरी को कैसे हम मतलब देंगे 2 आदमी को, तो यहाँ पे थोड़ी बकरी को काट के दे दिया जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये चीज़ एक दिक्कत थी, वस्तु विभाजन में कठिनाई थी। उसके बाद सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव था, यानी बकरी का हम कीमत कितना लगाए कि हमें कितना कपड़ा मिलना चाहिए। तो एक ये सब चीज़ की कमी थी किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ थी बार्टर सिस्टम में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें है मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन। तो यहाँ पे 4 का आंसर क्या होगी, देखिए यहाँ पे 4 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 का ऑप्शन, और यहाँ पे बी हो जाएगा क्या चीज, वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, फिर शाख मुद्रा। तो ये इस तरीके से अभी बदलते गया है। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गई। अगला यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करे, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन ए, यानी हार्टले विदर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हार्टले विदर्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, मतलब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है, मतलब विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन क्या चीज, देखिए विनिमय का माध्यम तो है मनी ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद जो है मूल्य का मापा भी है मेजर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया, विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या होगी, देखिए स्थगित भुगतान की माप, उसके बाद यहाँ पे क्या है मूल्य का संचय, यानी यहाँ पे देखिए मूल्य का हस्तांतरण, ये जो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये नहीं लगता है कि ये आपको राइट आंसर हो जाएगी, नहीं ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 7 का राइट आंसर होगा कि यहाँ पे देखिए गौण कार्य में जो है ना बेसिकली ये सभी शामिल है, मतलब सेकेंडरी फंक्शंस में स्थगित भुगतान की माप, उसके बाद यहाँ पे है मूल्य का संचय, फिर मूल्य हस्तांतरण, ये सब जो है बेसिकली हो जाएगी आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें क्या है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, स्टार मार्क्स लगाइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 8 का यहाँ पे आंसर होगी ऑप्शन सी मार्शल, यहाँ पे ये बोले हैं मार्शल, बहुत सारा डेफिनेशन दिए हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा प्रॉपर्ली। अगला यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा का कार्य है, यानी द फंक्शन ऑफ मनी इज। तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगी, 9 का आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, इनमें से सभी मुद्रा का कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, यानी द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स। तो यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगी क्या चीज, देखिए
मुद्रा के कार्यों में यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। मूल्य निर्धारण करना यानी डिटर्मिनेशन करना किसका, वैल्यू का, स्टोर ऑफ वैल्यूएशन, उसके बाद मीन ऑफ एक्सचेंज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए हमारे पास क्या है, 11 नंबर, इसमें है मुद्रा वह वस्तु है, यानी मनी इज द मैटर विच इज। यहाँ पे 11 का आंसर क्या होगी, देखिए विच इज ए मेजर ऑफ वैल्यू, जो मूल्य का मापक हो, सही बात है। जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकृत किया गया हो, यानी किया जाए, यानी एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, सही बात है। उसके बाद है जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, यूज टू स्टोर वेल्थ, सही बात है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, यानी बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन्स। तो यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगी, देखिए सप्लाई ऑफ मीन्स से हमारा यहाँ पे क्या आशय है, देखिए बैंक में जमा राशि, जो मनी डिपॉजिट है बैंक में, उसके जनता के पास उपलब्ध रुपये, मतलब मनी अवेलेबल इन पब्लिक, जो लोगों के पास पैसा है। उसके बाद है डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, यानी डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैंक। तो ये सभी जो है मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट आंसर 12 का हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 13 का आंसर यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास जो है क्या क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मुद्रा का कार्य नहीं है, तो देखिए विनिमय का माध्यम जो है यहाँ पे ये तो है ही। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए मूल्य संचय ये तो है ही, कीमत स्थिरता प्राइस स्टेबिलिटी ये तो है ही। तो आंसर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लेखा की इकाई है, यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन। और हमारे पास यहाँ पे बी जो है ये यहाँ पे कीमत स्थिरता ये नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। तो हम लोग अभी तक आपको कितना ये क्वेश्चंस करवाए, तो अगर ये में आप कंफ्यूज होंगे तो फिर दिक्कत है। विनिमय का माध्यम यहाँ पे ये तो है ही मुद्रा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू ये तो है ही, और यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी ना। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए तो यहां तक हम लोग अभी क्वेश्चंस को देखे हैं इकोनॉमिक्स में, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक और वीडियो का लिंक दे दिए हैं, तो आप जाके प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से अच्छे से बताया गया है। उसको आप प्रॉपर्ली देख के और फिर अपने एग्जाम को आप चले जाना है और अच्छे से आपको लिख के आना है और फिर बताना है कि आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही पे हम लोग रुकते हैं। बाकी सारे लोग लाइक कमेंट और शेयर ये सब आपको कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए आराम से जाके उसको भी देख लीजिए। चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।